स्टार्ट करें। अभी तक की क्लास में अपन ने कहां तक कंप्लीट कर लिया है? डिमांड शेड्यूल तक कर लिया है, ठीक है। अब आज की क्लास का टारगेट है आपका डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। मतलब जो डिमांड शेड्यूल है ना, ये ग्राफिकली अगर उसको रिप्रेजेंट कर दोगे तो उसी को क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. It is the locus of all the point showing various quantity of a commodity that consumer is willing to buy at various level of price during the given period of time, assuming no change in other factors. भाई बात समझ में? मतलब डिमांड शेड्यूल क्या है, आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है बस, और कुछ लिखने का जरूरत नहीं। डिमांड शेड्यूल मीन्स व्हाट, सॉरी डिमांड कर्व मीन्स व्हाट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, बस उसके आगे कुछ नहीं लिखना है। और ये लाइन लिख दिए, फिर आगे ये भी लिख सकते हो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे आप लोग ये लिखना, इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विथ इट्स प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। मतलब ये क्वांटिटी जो डिमांडेड है और उसकी जो प्राइस है, दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप को वो दिखाता है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब प्राइस अगर बढ़ती है तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो कम होती है कि बढ़ती है? कम होती है। और प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड क्या होती है? मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरे चीज क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। तो डिमांड कर्व जो है ना, डिमांड कर्व वो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में? क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस। लेकिन अदर फैक्टर को कांस्टेंट माना गया है। अदर फैक्टर क्या? सीजन वीजन ये वो, उसको क्या माना गया है? अब किसी चीज का सीजन ही नहीं है, उसकी प्राइस को कितनी भी गिरा दो। स्वेटर अगर अभी आपको मिलेगा तो अभी ठंडी का सीजन है, रेनकोट अगर अभी फ्री में भी मिलेगा तो लोगे? तो फिर आप बोल रहे हाँ लोगे नहीं। एक जनरल बात बता रहा हूं, रेनकोट का अगर अभी प्राइस कम भी मिलेगा आपको तो भी नहीं लोगे, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए अदर फैक्टर को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, सिर्फ प्राइस को देखा जा रहा है और किसी चीज की डिमांड को देखा जा रहा है। इट कैन बी ड्रॉन फॉर एनी कमोडिटी बाय प्लॉटिंग ईच कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल ऑन ग्राफ। ये लाइन पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये समझ में नहीं आएगा। Like demand schedule, demand curve also be drawn for both individual buyer and for entire market. मतलब जो डिमांड कर्व है ना, दोनों के लिए बनाया जा सकता है, इंडिविजुअल डिमांड के लिए भी और मार्केट की डिमांड के लिए भी। इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व देखो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बस इतनी सी लाइन लिखनी है, इतनी सी ही लाइन लिखनी है। अब आप पहले ना ग्राफ को अच्छे से देखो। ग्राफ को देखने के पहले एक बार शेड्यूल को रिवाइज करो। किसी चीज की प्राइस जब 5 रुपए थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? जब किसी चीज की प्राइस 4 रुपए हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी? 3 2 1 हुआ तो ये 2 3 4 5 हो गया। इसी चीज को यहां पर रिप्रेजेंट किया है। जब किसी चीज की प्राइस 5 रुपया थी, कितनी थी? तो यहां पर देखना, मैं ऐसे बना रहा हूं, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 2 लाइन ऐसे क्रॉस कर रहे हैं आपस में। ये ऐसा ये लकीर बनता कैसे है, मैं वही बता रहा हूं अभी आप लोगों को। जब किसी चीज की प्राइस अगर 5 रुपए है तो उसकी डिमांडेड क्वांटिटी कितनी है? 1। जब 4 रुपया हुई तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आ रही है? 2। जब 3 रुपए है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आ रही है? जब 2 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आ रही है? और जब 1 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आ रही है? तो ये देखो यहां पे एक पॉइंट बन रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर जो आप लोग एक
लाइन ड्रॉ करोगे उसी लाइन को ही क्या बोला जाएगा, डिमांड कर्व। तो अभी जो मैंने जो भी डेटा लिया है वो किसका डेटा है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व का डेटा लिया है ना। ये जो डेटा लिया है किसके लिए लिया है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इसी चीज को मार्केट डिमांड कर्व के केस में कैसे रखेंगे, यहाँ पे किसी एक चीज को नहीं ले रहा है, यहाँ पे किसको ले रहा है, दो चीजों के लिए बता रहा है, दो चीजों के लिए बता रहे, तो पहले इसका डेटा देखना पड़ेगा, ग्राफ देख के समझ में नहीं आता। किसी चीज की प्राइस, जब यहाँ पे दो टाइप के कमोडिटी ए और बी है ना, जब प्राइस कितनी थी 5 रुपए, तो ए की डिमांड कितनी थी और बी की, तो जब इनकी दोनों की डिमांड को जोड़ दिया जाता है तो क्या आता है 3। इसकी प्राइस कितनी है 4, तो इसकी डिमांड कितनी है 2 और इसकी डिमांड कितनी है 3, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5। इसकी डिमांड कितनी है 3, इसकी डिमांड कितनी है 4, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 7, 4 5 इसकी 9। तो इधर वाला जो कॉलम है किसको रिप्रेजेंट करता है, और ये इंडिविजुअल डिमांड है और ये भी एक इंडिविजुअल डिमांड है। जब इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ दिया जाता है तो जो टोटल आता है दोनों को, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड को वहां पे रिप्रेजेंट किया है, देखना जब किसी चीज की प्राइस 5 रुपए थी, जब किसी चीज की प्राइस कितनी थी, तो ये ए के लिए रिप्रेजेंट करता है बी के लिए, तो ए का डिमांड कितना आ रहा था, ए कितना डिमांड किया है 1, तो सॉरी फिर ये ना ये यहाँ आएगा, ये नीचे ना थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है, तो ए कहाँ आएगा 1 यहाँ पे आएगा ना। जब किसी चीज की प्राइस कम हुई 4 रुपए हुई, इसका मेरे को आंकड़ा बताते जाना ना, एक है इसका 2, इसका 2 3 3 4 4 5 5 6, तो एक बार ना यहीं से उठा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि प्राइस कितनी है 5, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, देखो थोड़ा सा आगे ही है, 1 रुपए में ही जा रहा है। जिसकी वैल्यू 4 हुई तो उसकी प्राइस कितनी है, नहीं सॉरी, जिसकी प्राइस 4 हुई तो उसकी डिमांड कितनी हुई 2, जिसकी 3 हुई उसकी 2 वाले की और 1 वाले की, ऐसा आ रहा है। ये जो डिमांड बना है किसके लिए है, डीए, पहले प्रोडक्ट के लिए। अब दूसरे के लिए जब बनाएंगे तो प्राइस अगर इसकी कितनी है 5, प्राइस अगर दूसरे वाले की है कितनी, 1 मिनट ना, इसकी कितनी है 5, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आ रही है, नहीं 5 वाले की यहाँ आएगी ना भाई, एग्जैक्ट 2 में आ रही है 5 वाले की, है ना। फिर 4 हुई तो 3 हुई तो 2 हुई तो और 1 हुई तो, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, अंदर डब्बे नहीं बनाने आप लोगों को। तो ये जो लकीर बनी है ये किसके लिए बनी है, ये किसके लिए बनी है, ए के लिए, और ये वाली जो बनी है वो किसके लिए बनी है, बी के लिए। और ये जो दिखा रहा है ये क्या है, डिमांड फॉर मार्केट। डिमांड फॉर मार्केट मतलब जैसे किसी चीज की प्राइस कितनी थी, किसी चीज की प्राइस कितनी थी 5, तो मार्केट की डिमांड कितनी आ रही थी, दोनों जोड़ के, तो किसी चीज की प्राइस अगर 4 है तो दोनों को जोड़ के कितनी आ रही है, ये ऐसे निकाला है मार्केट डिमांड, ठीक है। तो डीएम इज फ्लैटर देन डीए एंड डीबी। फ्लैटर मतलब देखो एकदम है ना खड़ा है, और ये थोड़ा सा क्या है आड़ा है, तो वही बता रहे डीए और डीबी ऐसा है, तो डीएम जो है थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ है, फ्लैटर मतलब ज्यादा झुका हुआ। अब जो जो अपन पढ़े समझे ना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, जो जो पढ़े सब लिखा हुआ है यहाँ पे।
मार्केट डिमांड कर्व रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड। कोई नई बात बोल रहे क्या? इट इज ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये तो वहां पे भी लिखा हुआ था। Point, the point shown in table 3.2 are graphically represented in figure 3.2. DA and DB are the individual demand curves. Market demand curve DM is obtained by horizontal summation of individual demand curve DA and DB. Market demand curve DM is also sloped down due to inverse relationship between quantity price and quantity demanded. ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर क्यों होती है? फ्लैटर, फ्लैटर मतलब ज्यादा झुकी हुई क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे डी ए और डी बी मतलब डिमांड पूरे मार्केट की डिमांड को कंसीडर किया जाता है, सारे इंडिविजुअल की डिमांड को कंसीडर किया जाता है। इस वजह से क्या होता है, वो ज्यादा फ्लैटर होता है। पढ़ें क्या लिखा है? मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इट हैपन्स बिकॉज एज प्राइस चेंजेस proportionate change in market is more than proportionate change in individual. इंडिविजुअल डिमांड कम चेंज हो रही है लेकिन मार्केट डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है। अगर आप इसको समझोगे ना तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो इंडिविजुअल की डिमांड कैसे चेंज हो रही है, एक एक बढ़ रहा है और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, एक एक। लेकिन यहाँ पे बढ़ने का जो रेट है आप चेक करो, दो दो दिखेगा आपको। यहाँ पे एक बढ़ रहा है और यहाँ पे एक बढ़ रहा है, इसलिए ऐसा खड़ा खड़ा बनेगा इसका लकीर। और यहाँ पर कितने कितने का चेंजेस है, तो इसलिए ये ज्यादा ऐसा सुलझा हुआ रहेगा, इसलिए फ्लैटर है। क्लियर है? आगे बढ़े। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डिफाइंड एज चेंज इन वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस। वाई था ना, मैं एक्स पढ़ दिया गलती से। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डिफाइंड एज द चेंज इन द वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन द वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब चेंज इन वेरिएबल मतलब एक्स एक्सिस में कौन से वेरिएबल दिखाए जा रहे हैं और वाई एक्सिस में कौन से वेरिएबल दिखाए जा रहे हैं। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसमें क्या दिखा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेस हो रहा है उसको बोलेंगे चेंज इन वेरिएबल इन एक्स एक्सिस, और प्राइस में जो चेंजेस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, चेंज इन वेरिएबल इन वाई एक्सिस। तो ऐसा दिखाया जाता है इसको। चेंज को किससे दिखाते हैं, डेल्टा। ये जो साइन है किसका है, डेल्टा का साइन है। इसको चेंज, ये बड़ा ट्रायंगल नहीं है, छोटा सिंबल है इतना सा। यहां पर देखो फॉर्मूला बनाया हुआ होगा, ट्रायंगल पी ट्रायंगल क्यू। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन लिखा क्या है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो डिमांड कर स्लोप ऑफ डिमांड कर का फॉर्मूला क्या है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। मतलब इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा रिप्रेजेंट चेंजेस, डेल्टा जो है चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, so slope is negative. Important question, why slope of demand curve is negative? क्यों डिमांड कर्व की जो स्लोप है निगेटिव होती है, इसके कारण क्या है, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड डिमांड, the demand curve slope downward, so slope is negative. ये आंसर याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि प्राइस के बीच में और क्वांटिटी जो डिमांड करते हैं दोनों के बीच में क्या है, कैसा रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप है। इसलिए डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो कैसी है,
डाउनवर्ड है, ऐसे डाउनवर्ड है कि नहीं, इस टाइप का स्लोप रहता है ना, इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोप। और ये पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब बढ़ रहा है ऐसा। और इस टाइप का स्लोप है उसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोप, तो इसको बोलते हैं निगेटिव स्लोप। तो डिमांड कर्व का स्लोप निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोप होता है और निगेटिव स्लोप होता है। नहीं आई मेरी बात समझ में? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मेजर द फ्लैटन्स और स्टीपनेस ऑफ डिमांड कर्व, सो इट इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। मतलब जो डिमांड कर्व है ना फ्लैट नेचर की होती है। कैसी नेचर की होती है, फ्लैट। फ्लैट मतलब डिमांड कर्व ऐसी बनी है कि एकदम फ्लैट है। कर्व मतलब क्या होता है, हमेशा कर्व मतलब ऐसा होता है, ग्राफ में जब भी कोई लाइन खींच देते हैं ना उस लाइन को कर्व ही बोला जाता है, चाहे वो भले क्यों फ्लैट की क्यों ना हो। नहीं समझे? जो ये ग्राफ है ना, ग्राफ के ऊपर में जो भी लाइन बनती है, एक मिनट, ग्राफ के ऊपर जो भी लाइन बनती है, ग्राफ के ऊपर जो भी लाइन बनती है ना, लाइन, उस लाइन को कर्व ही बोला जाता है, भले ही क्यों कर्व के नेचर का। नॉर्मली हम साइंस में कर्व मतलब क्या पढ़ते हैं, ऐसा रहता है ना, थोड़ा सा बैंड, कर्व नेचर का। लेकिन ग्राफ के अंदर जो लाइन लिखते हैं ना वो कर्व ही होती है, कर्व, भले वो फ्लैट क्यों ना हो। अब उसका कारण बता रहा है कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मेजर द फ्लैटनेस मतलब एकदम फ्लैट क्यों होती है, या फिर स्टीपनेस मतलब एकदम सीधी लकीर क्यों होती है ऑफ द डिमांड कर्व। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जिस जिस प्रपोर्शन में प्राइस गिर रही है उसी प्रपोर्शन में क्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में बराबर का घटना और बढ़ना हो रहा है ना, इसलिए एकदम क्या हो रही है, सीधी बन रही है। आगे दूसरे चैप्टर में हम प्रोडक्शन फंक्शन और कुछ कुछ पढ़ेंगे, तो वहां पे कुछ कुछ कर्व ऐसी बनेगी, देखना। ठीक है, ये आया समझ में? ये दोनों, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है और नेगेटिव क्यों है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि डिमांड कर्व फ्लैट क्यों होती है, ये भी पूछ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला क्या होता है। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, याद रहेगा। मैं तो अभी देखो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अब मैं आप लोगों से इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आज इकोनॉमिक्स की तीसरी क्लास है, हम इतना पढ़ लिए कि 4 5 10 12 क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं आप लोगों को बनाने के लिए, है ना। Let us calculate the slope of demand curve with the help of following diagram। चलो फॉलोइंग एग्जांपल होगा, डायग्राम लिख दिया है। अपन एक डिमांड कर्व का स्लोप कैलकुलेट करते हैं इन द गिवन डायग्राम। अच्छा डायग्राम दिया ही नहीं है, सॉरी। इन द गिवन डायग्राम, इसी डायग्राम के बेस पे कर रहा है। व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम 8 to 4, यहाँ पे है क्या 8 to 4 वाला, हाँ, जब प्राइस जो है 8 रुपए से कितनी हो गई, 4 रुपए हो जा रही है। जब प्राइस कितनी हो जा रही है, 8 रुपए से 4 रुपए हो जा रही है, तो 8 में डिमांड कितनी थी, एक मिनट ना बंद हो जाएगा यार।